विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभाकर सिंह, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज, आचार्य रसायन विज्ञान। यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत, जिसमें आप देखेंगे तो इस सभी के बारे में आप सबको पहले से ही पता है कि प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है और शेष आप उसमें अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो इसमें हम सीधे देखेंगे आगे। पहला प्रश्न पत्र, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं कुल, और इसमें सब एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। पहला है इसमें अणुसंख्य गुणधर्म है, तो परासरण दाब है, घनत्व है, पृष्ठ तनाव है और इनमें से सभी। तो आप सभी को पता है कि इसमें पहला हो जाएगा परासरण दाब। दूसरा है निम्नलिखित किस यौगिक में यमन की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन का -2, तो यमन का आप निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपका आ जाएगा +2। दूसरे में +7, इसमें +6 और इसमें +4। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि +6 ऑक्सीकरण संख्या किसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, K2MnO4। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी में, निम्नलिखित लिगेंडों में कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। उभयदंती लिगेंड उस लिगेंड को कहते हैं जिसमें उस लिगेंड में उपस्थित एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या उपसहसहजी बंध बना सकते हैं। तो जैसे इसमें आपका ऑप्शन में है H2O, NO2, EN, एथिलीन डाइएमीन, CH2, NH2, NH2। तो ये आपका एथिलीन डाइएमीन है। तो इसमें केवल नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और चौथा है आपका एमीन, तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा हो जाएगा NO2, क्योंकि यहाँ पर NO2 में ऑक्सीजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो NO2 है। अगला प्रश्न देखेंगे, एसिटिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है रोजनमुंड अपचयन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है आपका, RCOCl, पैलेडियम BSO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है अपचयन। तो यहाँ पर ये Cl निकल जाएगा और दूसरा यहाँ पर एक RCOH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में आपका रोजन अपचयन में क्या प्राप्त हो रहा है आपको, एल्डिहाइड CHO। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। अगला है निम्नलिखित में कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो हम सभी को पता है ये कि केवल प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड का परीक्षण देते हैं, द्वितीय के अतिरिक्त एमीन आइसोसाइनाइड का परीक्षण नहीं देते। अगला है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, यानी किस बंध द्वारा न्यूक्लिक अम्ल आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका है पेप्टाइड बंधन, ग्लाइकोसिडिक बंधन, फास्फोडाइएस्टर और डाइहाइड्रोजन बंधन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंधन। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। अगला दूसरा क्वेश्चन, ये 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला है
कि किसी विलयन की मोलरता और मोललता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी को पता है कि मोलरता में हम क्या करते हैं कि किसी विलेय पदार्थ के मात्रा को 1 किलो 1 लीटर विलयन में प्रदर्शित करते हैं, और मोललता को 1 केजी विलायक, यानी 1 केजी विलायक में कितना आपका मोल की मात्रा उपस्थित है, मोललता हो जाएगा। और मोलरता में 1 लीटर विलयन में कितनी मोलों की संख्या है या कितने मोल उसमें उपस्थित हैं। तो इस तरह से इसमें हम अंतर बता सकते हैं या इसके फार्मूले को भी लिख के दिखा सकते हैं। और इसमें द्रव्यमान होने के कारण आपका अगला जो प्रश्न इसमें पूछा है कि इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लिक्विड है और यहाँ पर जो आपका आयतन है और इसमें क्या है आपका भार है यानी केजी में, तो जो आपका आयतन होता है या जो भी लिक्विड होगा वह टेम्परेचर से प्रभावित होता है, यानी इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भार में या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बता सकते हैं कि मोलरता परिवर्तित होती है लेकिन मोलरता परिवर्तित नहीं होती। अगला है हेलोएल्केन के एक अणुक नाभिक रागी यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, इसको इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर SN1 की क्रियाविधि आपसे पूछा गया है। तो हमको पता है पहले से ही कि SN1 आपका 2 पदों में होता है, 2 स्टेप में होता है आपका ये। जैसे अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड है और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये 2 स्टेप में होगा। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे वो जुड़ जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो आपका रिएक्शन होता है 2 स्टेप में होता है, इसकी जो क्रियाविधि है वो 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में RC RR यहाँ पर Cl, तो पहले स्टेप में क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी यह जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यह रिएक्शन कैसा होता है, स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है। तो इसमें यहाँ से Cl आपका ब्रेक हो जाएगा, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेकर कर चला जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस हो जाएगा और Cl माइनस, यानी हर स्टेप में यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से 2 स्टेप में होता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो रेट डिटर्मिनेशन होता है यह केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, आधार अणु पर। और कभी कभी SN1 और SN2 दोनों प्रतिस्थापन क्रियाओं में अंतर पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे आगे। अगला है उपसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या। इसमें आपसे वर्नर सिद्धांत पूछा है। तो वर्नर सिद्धांत एक साइंटिस्ट है वर्नर, उन्होंने इसको दिया था। सबसे पहले इन्होंने उपसंयोजक यौगिक के बारे में बताया। तो एक तरह से हम यह भी कर सकते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनका जो भी परिचय है या जो भी इंट्रोडक्शन है, एक तरह से उसी को हम क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत। तो जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं K4FeCN6, बहुत आप आसानी से ले लेंगे। अगर कोई आप एग्जांपल लेते हैं तो आसानी से इसके बारे में लेंगे। अब जैसे इसमें आपको क्या होता है, जो पहला जो उपसंयोजन मंडल के बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन। और इसमें
जो ये पहली संख्या है ये प्राथमिक संयोजकता बोली जाती है, और ये जो दूसरी संख्या इसे हम द्वितीय संयोजकता बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्नर सिद्धांत में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो संयोजकताओं के बारे में बताया गया है, एक है प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक। तो प्राथमिक जो होती है संयोजकता वह आयनीय होती है, यानी आयनों में टूट सकती है, और दूसरी वाली जो होती है वो अनआयनीय होती है, यानी नॉन आयनाइजेबल, ये आयनित नहीं होती। तीसरा अंतर आप बता सकते हैं कि जो आपकी आयनन संयोजकता है यह निश्चित नहीं होती, यह परिवर्तनीय होती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तीसरा बता सकते हैं, चौथा बता सकते हैं इसमें कि ये अदिशात्मक होते हैं, यानी ये किसी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन नहीं करते, और ये कैसे होते हैं, दिशात्मक, डायरेक्शनल होते हैं। तो इस तरह से आप वर्नर सिद्धांत के बारे में बता लेंगे। अगला इसी में क्वेश्चन है आपका, सात 5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो यहाँ पर 7.5 ग्राम पदार्थ आपको क्या है, ये विलेय है, जो कि 75 ग्राम जल यानी विलायक में घोला जा रहा है। घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग, उसकी वैल्यू दे दी गई है 1.2 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रश्न में जल का, दूसरे पदार्थों को तो देता है, लेकिन अगर जल है तो संयोग से कभी कभी नहीं देता है। तो जब नहीं देगा तो आपको ये मात्रक याद होना चाहिए कि जल का जो आपका मोलर अवनमन स्थिरांक होता है वो कितना होगा, 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, मोललता के स्थान पे आप रख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, मोललता को क्या है, विलेय पदार्थ का भार बटे विलायक का भार, विलेय का भार और विलेय का अणुभार, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ए से, और अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पर इंटू 1000। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई है, के एफ आपका दिया गया है 1.86, विलेय पदार्थ का भार दिया गया है 7.5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 75 ग्राम, और आपसे विलेय पदार्थ का अणुभार यानी एमबी को पूछा गया है। तो आप सही वैल्यू को रख करके इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न, इसमें आपका है विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, केवल आप इसका एक बार डायग्राम बना लेंगे। तो जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक में होता है, जो सबसे मुख्य अंतर है ये। और यहाँ पर जो रासायनिक सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके बाद आप दोनों सेलों का अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आप आसानी से इसके बारे में बता लेंगे। जैसे यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 अर्ध सेल हैं। इन अर्ध सेलों को आप किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगा देंगे। विद्युत अपघटनी सेल में एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको आप सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं।
और इसमें भी आप क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य भर देते हैं। तो इसमें आप दूसरा डिफरेंस ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं या अलग अलग अपघट्यों में होते हैं और साल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं। इसमें आपके जो अपघट्य होते हैं वो एक ही कंटेनर में या एक ही बीकर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका जो हमेशा सेल का जो बाईं तरफ है वो एनोड, इधर आपका कैथोड। तो इसमें जो एनोड है इसका पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इसका जस्ट अपोजिट होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इसमें कि यहाँ पर जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा और प्लेट आयनाइज होकर सॉल्यूशन में जाती है, और दूसरे सॉल्यूशन से जो इसमें आपके मेटल्स से होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, वह इसके ऊपर निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर ये है कि एनोड पर उसका विखंडन होता है, टूटता है, और इस पर क्या होता है, इसका निक्षेपण होता है कैथोड प्लेट पर। और इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में इसमें दोनों प्लेटों पर निक्षेपण होता है, यानी दोनों प्लेटों पर क्या होते हैं, पदार्थ आपके एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें और भी अंतर बता सकते हैं। अगला देखेंगे कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम जो है आपका कि किसी वैद्युत अपघट्य, जैसे कोई आपका वैद्युत अपघट्य है ए बी, तो इसकी अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होगी वह 0 सांद्रता पे या अनंत सांद्रता पर ए धनायन की और अनंत अनुता पर बी ऋणायन की। जो अनंत अनुता पे जो चालकताएं होती हैं उसका जो योग होता है उसी को क्या कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर उसकी चालकता। तो आप यहाँ पर मोलर चालकता भी बता सकते हैं, तुल्यांक चालकता भी बता सकते हैं। अगला इसमें अच्छा इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में आप बता सकते हैं कि इसके आधार पे हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं, और मुख्य रूप से जो आपके दुर्बल अपघट्य होते हैं उन दुर्बल अपघट्यों की चालकता को ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसमें LuOH3 की अपेक्षा LaOH3 अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। Lu से जब आप La की तरफ जाते हैं और इनकी जो जनरल वैलेंसी होती है सबकी वो लैंथेनाइड्स की होती है +3। तो जब लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं या दाएं से बाएं तरफ आप जाते हैं तो इसमें इनकी साइज जैसे जैसे आप दाहिने साइड जाएंगे तो इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती चली जाती है, यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होती है या आणिक त्रिज्या होती है वह लगातार क्या होती है, घटती जाती है। और जब किसी की आणिक त्रिज्या लगातार घटती जाती है तो वहां पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है, सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के कारण इसकी क्षारीयता घट जाती है और जो आपका LuOH3 होता है उसकी क्षारीयता अधिक होती है। अगला है इसमें संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पर बहुत सामान्य सी बात है कि अगर D10 होगा, यानी D उपकोष में अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो वह आपके जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं या जो संक्रमण तत्व होते हैं वह प्रतिचुंबकी और रंगहीन होते हैं। और यदि किसी भी संक्रमण तत्व का कोई परमाणु अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अगर वह D1 से D9 के बीच में है, तो D1 से D9 के बीच में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह सभी के सभी क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं और सभी के सभी क्या करते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। तो हम बता सकते हैं हालांकि जो D10 होता है उसको हम संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं रखते। तो जहां पर भी D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी के सभी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे और रंगीन होंगे।
और जहाँ पर D10 होगा या कह सकते हैं कहीं कहीं पर D0 होगा, वह सभी के सभी आपके क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होंगे और रंगहीन होंगे। अगला है टालेन अभिकर्मक क्या है तथा एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें टालेन और फेलिंग जो होते हैं सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, तो टालेन और जो फेलिंग है आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, दुर्बल आक्सीकारक होते हैं। दोनों के दोनों दुर्बल आक्सीकारक होते हैं, जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसमें अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जैसे RCHO, और यहाँ पर अगर हम टालेन रिएजेंट लेते हैं Ag2O, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और यहाँ पर सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरह हम इसकी अपक्रिया की समीकरण को लिख सकते हैं। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जैसे HCOOH फार्मिक एसिड, तो सामान्य रूप से जो छात्र होते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते हैं, लेकिन यह आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन एक इसमें आपका HCHO होता है, जैसे HC डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पर CHO होने के कारण जो फार्मिक एसिड है वह भी क्या होता है आपका टालेन या फेलिंग के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ पर होता है E0 सेल -0.0591 अपान n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल पूछा गया है, यानी आपको ई सेल की गणना करना है, ई सेल आपको निकालना है। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिया है EMG, ये आपको क्या है, सॉलिड है। पहले आप इस सेल इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे, चेंज कर लेंगे उसमें। तो यहाँ पर EMG 2+ में चेंज है, और कॉपर आयन कॉपर में। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिस पे कोई चार्ज नहीं होता आपका क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होता है, और जिस पे चार्ज होता है आपका क्या होगा, एक्वस होगा। और यहाँ पर दोनों कंसंट्रेशन दिए गए हैं। तो मैग्नीशियम का जो कंसंट्रेशन है वो दिया गया है यहाँ पर 0.1 मोल, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.001 मोलर। और यहाँ पर इस सेल की वैल्यू हम निकालते हैं, ई कैथोड E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है। जैसे कॉपर का भी रिडक्शन हो रहा है, Cu+ से किस में चेंज हो रहा है, Cu में, और Mg2+ भी आपका रिड्यूस हो रहा है Mg में। दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, गिवन है 0 + 0.34, और इसकी वैल्यू दी गई है
2.37। तो आप इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, एन की वैल्यू आप क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं जैसे आपका ई सेल इक्वल इसके साथ पे आपका कैथोड और माइनस एनोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल में पहले होता है आपका एनोड होता है, जो दूसरा होता है वो कैथोड होता है, यानी कॉपर क्या है कैथोड है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर है 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू -2.37 माइनस 0.0591 अपान ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके नंबर है 2 है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपका इसमें क्या है मैग्नीशियम आयन, तो इसका जो आपका है वैल्यू 0.1 अपान जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन 0.001। अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ई सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल 60 मिनट है, यानी यहाँ पर आपको टी हाफ दिया है 60 मिनट। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम कोटि का आपका जो फार्मूला है वह है आपका, इसमें आपसे समय पूछा है तो टी इक्वल मदन जी तो यहाँ पर आपका फार्मूला 2.303 अपान के log ए अपान ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको टी पूछा गया है, जो आपका प्रारंभिक कंसंट्रेशन है यहाँ पर 90% कंप्लीट है, तो यहाँ पर प्रारंभिक कंसंट्रेशन आपका जो होगा वो 100, इसको आप लिख देंगे 100 माइनस 90। तो आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ये शेष जो बची हुई सांद्रता है वो है। अब यहाँ पर आपको के की वैल्यू चाहिए, उसको तभी आप इसको क्या करेंगे टी को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो टी हाफ इक्वल होता है 0.693 अपान के। तो यहाँ पर टी हाफ को दिया गया है 60। तो आप इस अर्धायु काल के फार्मूले से प्रथम कोटि के यहाँ से आप के को कैलकुलेट कर लेंगे, और के कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे और टी आपका यहाँ से क्या होगा आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अगला है इसमें कोलराड के नियम, इसको अभी हम लोग देखें। इसके अनुप्रयोग की भी चर्चा हो चुकी है। अगला देखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर आयतन से कोई मतलब नहीं है, आयतन आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर उस सेल में आपने अगर विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 मोल लिया है,
उसका आयतन विलयन का चाहे जितना हो, अगर 1 मोल लिया है तो उसका जो भी चालकता होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उस वैद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता। अगला देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, और सामान्य प्रश्न भी है, सरल प्रश्न है, आसानी से सभी लोग इसके बारे में बता भी सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, तो किसी अभिक्रिया में कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने अणु भाग ले रहे हैं, और उसकी आणविकता होती है। और जो कोटि है, तो कोटि में होता है कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, वह उसकी क्या कहलाती है, कोटि। कोटि क्या होती है, प्रायोगिक मान होता है, इसको हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, किसी समीकरण को देख करके नहीं बता सकते। और जो आणविकता होती है वो आपका सैद्धांतिक मान है। इसके अलावा जो कोटि होती है यह आपकी माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई आपका कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन आणविकता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है और कंप्लीट नंबर में ही होती है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत से अंतर बता सकते हैं। अगला है इसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय और उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत कॉमन प्रश्न है। इसमें 3/4 का मतलब आपका क्या हो जाता है, 75%, और अर्धायु काल का हो जाता है आपका t 50%। अब इसमें आप दोनों की वैल्यू रख देते हैं, जैसे 2.303 अपान के log प्रारंभिक सांद्रता की 100 अपान 100 माइनस 75, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, 3/4 पूरा हो गया है। इसमें आप रखेंगे 2.303 अपान के log 100 टी हाफ का मतलब उसकी आधी कंसंट्रेशन, यानी 100 माइनस 50। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका 2.303 अपान के, इसमें भी आपका 2.303 अपान के। इसको कई प्रकार से आप किसी तरह से लगा सकते हैं, इसके कई मेथड हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर log 100 अपान 25, इसमें आपका 100 अपान 50, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर log रहेगा। इसको आप कैलकुलेट करने के बाद दोनों में जब कंपेरिजन करेंगे, t 75 जो आपका टाइम है अपान t 50, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी कि ये इसका क्या होता है, अर्धायु काल का दुगुना होता है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है इसमें लैंथेनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन या जो लैंथेनाइड जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जितनी साइज घटनी चाहिए उससे इधर साइज क्या हो जाती है, लैंथेनाइड सीरीज की, एक्टेनाइड सीरीज की, या कह सकते हैं डी ब्लॉक की सीरीज की, जितनी घटनी चाहिए उससे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, कि जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है वो आउटर सेल पे तो लगता ही है, यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जब किसी डी
ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वहाँ पर आपका एफ सीरीज आ जाता है, यानी एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जो एफ उपकोष होता है इसकी जो परीक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और परीक्षण प्रभाव जो होता है एफ उपकोष का वो क्या होता है, बहुत कम होता है। या डी भी अगर उपस्थित है तो इसकी तुलना में इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, दोनों के बहुत पुअर परीक्षण प्रभाव होते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन होना चाहिए वो रिपल्सन उतना नहीं हो पाता है, लेकिन अट्रैक्शन क्या होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो साइज होनी चाहिए लैंथेनाइड सीरीज की, एक्टिनाइड सीरीज की, या जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जितनी छोटी होनी चाहिए, जितनी बड़ी होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा इनकी साइज क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर साइज तुलनात्मक बहुत छोटी हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। तो आप सीधे सीधे में इसको बता सकते हैं कि इसका जो रीजन है वो क्या है, एफ ब्लॉक का परीक्षण प्रभाव का बहुत कम होना। अगला है इसमें जिंक लवण। जिंक लवण सफेद होते हैं जबकि कॉपर लवण नीले रंग के होते हैं। तो इसका हम आसानी से दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा D1 से लेके D9 के बीच में आएगा, अभी हम लोग इसकी चर्चा किए हैं। और इसमें आपका जो जिंक होता है उसका भी D10 होता है और जो जिंक आयन है उसका भी D10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें भी आपके D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, उसको हम कह सकते हैं रंगहीन होते हैं। लेकिन जिसमें आपका D1 से लेकर D9 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी के सभी कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, यानी उनका कोई ना कोई कलर होता है। इसमें एक आप और बता सकते हैं इसका रीजन डी संक्रमण के कारण, डी ट्रांजिशन। तो डी संक्रमण कारण भी क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड ऑन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होने समय वाली सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो सीसा संचायक सेल होता है उसमें लेड का एनोड होता है और लेड ऑक्साइड का क्या होता है, कैथोड होता है। और इसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वह कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट क्या 48% की सांद्रता का H2SO4 होता है। और जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बन जाएगा ये लेड सल्फेट और ये सॉलिड होता है और प्लस H2O। तो जब यहाँ पर कैथोड एनोड के साथ ये जो आपका वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है, जब ये रिएक्ट करके ठोस में चेंज हो जाएगा, नहीं सॉलिड में चेंज होता है, तो फिर इसमें एक तरह से सेल में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये आपके जो यहाँ पर आयन थे वो आयन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयन क्या होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके पर जब ये एक्वस में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये H+ में और सल्फेट आयन में ये ब्रेक होते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब ये सेल रिएक्ट करता रहता है, इसका प्रोसेस चलता रहता है, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, लेड सल्फेट में। और लेड सल्फेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड हो जाने के कारण जब वहाँ पर आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, सेल का अपना कार्य करना बंद कर देता है। और फिर अगर इसको हमको पुनर्आवेशन करना है तो यही जो आपका रिएक्शन होता है इसी को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी लेड सल्फेट को वाटर के प्रेजेंस में इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो फिर से क्या होता है, ये रिवर्स चेंज हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि किस तरह से इसकी सेल अपक्रिया होती, तो आप इस सेल अपक्रिया को लिख देंगे। अगला है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। जैसे आपका एग्जाम्पल में है K4 FeCN6, तो इसमें आप दो तरह से बता सकते हैं इसको। एक तो ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो जैसे Fe है या कोई दूसरा भी आपका मेटल प्रेजेंट है, तो उसके निकट
जितने भी लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि Fe से जितने कोऑर्डिनेट बांड बनते हैं उस संख्या को भी क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर जो Cn है यह एक दंती लिगेंड है और ये सभी के सभी क्या करते हैं, एक ही उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो जितने उपसहसंयोजी बंध के निर्माण होते हैं वही उसकी क्या बोली जाती है, समन्वय संख्या। तो जैसे इस एग्जाम्पल में K4Fe में Fe की जो समन्वय संख्या वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, यह भी रासायनिक बलगतिकी से है कि किसी अभिक्रिया पर, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इसमें आपका ही वैल्यू चेंज हो सकती है, अन्यथा इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। तो आप सभी को पता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो सामान्यतः क्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करना है। तो आपको निकालना है कि 80% पूर्ण होने में, यानी यहाँ पर आपका जो टाइम है वो 80 के हिसाब से आपको निकालना है। तो यहाँ पर 2.303 के log प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। तो यहाँ पर इसमें हम रख सकते हैं T बराबर 2.303 अपान K log A की वैल्यू यहाँ पर 100 अपान 100 माइनस 80। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर K चाहिए। तो K को निकालने के लिए हम उसके पहले जो दिया गया आपका 40%, तो K बराबर 2.303 अपान टाइम यहाँ पर है 50 मिनट log 100 अपान 100 माइनस 40। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह से पूछा गया है कि इतने समय में आपका 40% पूरा होता है तो 80% पूरा होने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप पहले क्या करेंगे कि प्रथम कोटि के फार्मूले के द्वारा आप K की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले के आप क्या करते हैं, टाइम को आसानी से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगला है उपसंयोजन यौगिक में आयनन समावयवता और उपसंयोजन समावयवता को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो आयनन समावयवता में आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें चेंज हो रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी, समावयवता। जैसे आयनन में चेंज है तो आयनन समावयवता, और उपसंयोजी बंध में अगर चेंज है तो उपसंयोजन समावयवता। जैसे एग्जांपल में कॉपर NH3 Cl2 Cl है दूसरा कंपाउंड इसका, या इसकी जो समावयवता लिख सकते हैं आप CuNH3 Cl3 और NH3 को बाहर। तो यहाँ पर जब आप इसका आयनन करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये आपका माइनस ये वाला पार्ट प्लस। तो जहाँ पर आयनों में चेंज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता। और उपसंयोजन समावयवता में जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोबाल्ट है CN6 और दूसरा है इसी तरह कंपाउंड है आपका कॉपर NH3 तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा, मेटल के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे NH3 इसके साथ आ जाएगा और CN इसके साथ। तो आप इसका एग्जांपल दूसरा इसी में लिख सकते हैं, CO के साथ लिख देंगे NH3 और CuCN6। तो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चेंज होगा वो उपसंयोजन समावयवता बोली जाएगी,
और जहाँ पर आयनन में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, आयनन समझौता। अगला इसी में पिछली साल ये नहीं आया, लेकिन इस बार पूरी की पूरी संभावना है कि आपसे नाम पूछा जाएगा। तो इसमें दोनों तरह के प्रश्न आते हैं, आपको फार्मूला दे देता है, नाम पूछा जाता है, या नाम दे देता है आपसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पर है आपका पहला जो CO Cl2En। तो Cl को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो, और En को पढ़ते हैं एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ इसमें आपका जो नाम हो जाएगा यह है डाई क्लोरो इसके बाद आपको पता है कि अगर किसी लिगेंड में नंबर आ जाता है जैसे डाई ट्राई टेट्रा, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं 20 का या 30 का उपयोग करते हैं। तो डाई क्लोरो, इसके बाद 20 एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट, इसके बाद आप इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और फिर क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा आपका 3 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, यह भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको आयनाइज कर लेंगे, आयनों में ब्रेक कर लेंगे। तो यह Fe है 4, इधर है आपका Fe CN6 3। तो इसकी वैलेंसीज पर, इसकी वैलेंसीज पर लिखी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +3। तो इसका नाम आप लिखेंगे, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको उसी तरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा आयरन। इसके बाद इसको लिखेंगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इससे +3 है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3। इसमें हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ये माइनस है आपका, पहला पार्ट आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। तो ये आपका फेरेट, क्योंकि अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज है तो उसमें 8 जोड़ देते हैं, फेरेट। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ CN पे माइनस होता है, यहाँ पर 4 है तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप नाम। अगला क्वेश्चन 6वां, जनरल आपसे रिएक्शन ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, अन्य तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन जनरली से रासायनिक अभिक्रिया ही पूछी जाती है। जैसे पहला आपका है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, तो सभी को आसानी से पता है, बहुत आपने इसका अभ्यास किया है। तो क्लोरोबेंजीन है, सल्फोनीकरण का मतलब सल्फोनेशन, यानी H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे। और सल्फोनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के ही प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेट H2SO4। अब इसमें आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर हम आर्थो पे भी जोड़ सकते हैं और पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोरो है और यहाँ पर SO3H, और दूसरे में आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इस आर्थो पोजीशन पे भी SO3H को जोड़ सकते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, सल्फोनेशन। इसके बाद दूसरा है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, ये भी इसी तरह है। यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन लिखते समय जो आपका मेन रिएक्टेंट है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसके नाम भी उसके नीचे जरूर लिख देंगे। नाइट्रेशन में आपका HNO3, और नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ आर्थो पे और पैरा पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रो, NO2। तो जैसे आपने इसमें जोड़ा उसी तरह आप इसमें भी आर्थो पोजीशन पे और पैरा पे जोड़ सकते हैं। अगला है एथिल ब्रोमाइड की
सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। तो ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपका। एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। तो यहाँ पर NaBr आपका अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका ईथर C2H5O इसका एक बहुत पॉपुलर नेम भी है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण सिंथेसिस। इसके बाद वुड फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, ये बहुत सामान्य अपक्रिया है, ये सभी लोग इसके बारे में जानते हैं तो लिख भी सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्रियाओं में क्लोरीन आर्थो पैरा निर्देशी समूह है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो अधिकता हो, जैसे यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो सभी के सभी क्या करते हैं रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा। और निगेटिव चार्ज आएगा तो यह आर्थो और पैरा निर्देशी समूह जैसा क्या करते हैं बिहेव करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं आर्थो पैरा निर्देशी समूह, क्योंकि अगर इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जुड़ेगा तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को, ये जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है आर्थो तथा पैरा निर्देशक समूह या डायरेक्टिंग ग्रुप। अगला है फ्रियान और DDT। तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, कभी कभी इसके बारे में इसका निर्माण विधि पूछ देता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका उपयोग क्या है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी को पता है कि फ्रियान जो है आपका क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और जो ओजोन लेयर होती है उसको नष्ट करने का काम करता है। इसी तरह आपका जो DDT है यह भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण में एक बहुत बड़ा कारक है और जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए भी क्या होता है ये बहुत हानिकारक होता है अगर जल में घुल जाता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करके बता सकते हैं। इसका निर्माण जरूर पढ़ लेंगे आप। आगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने का विधि। तो ये भी आप लोग बहुत बार इसको किए हैं, बहुत इस पर प्रैक्टिस हुई है। तो इसमें आपका जैसे ग्रिग्नार्ड में 2 स्टेप में होता है, जैसे आपने इसमें ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और इस पर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से इसको रिएक्ट कराते हैं RMgX से। तो यहाँ पर सभी को पता है कि ब्रेक कहाँ से होगा, मेटल और कार्बन के बीच में, Mg पे प्लस होगा, R पे माइनस। और कार्बन ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर तो इस पर आपका आ जाएगा
ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस। R जो माइनस है जुड़ जाएगा आपका कार्बन से, और यहाँ पर जुड़ जाएगा MgEX। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर आपका H और इधर OH। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इधर आपका प्लस, इस पे माइनस, OH पे माइनस, इस पे प्लस। तो यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसमें बन जाएगा आपका ये HCHR और यहाँ पर OH। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा ले रहे हैं। जैसे आपने ले लिया है यहाँ पर एसिटल, CH3, CO और EH। तो एस्टल्डिहाइड आपने ले लिया तो यहाँ पर बन जाएगा आपका इसी तरह से द्वितीयक अल्कोहल। और आपने अगर यहाँ पर कीटोन ले लिया तो बन जाएगा आपका तृतीयक अल्कोहल। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन के कंपाउंड से लेते हैं, ग्रिग्नार्डी रिएजेंट से उसका रिएक्शन कराते हैं, और फिर उसका जल अपघटन कर देते हैं। तो जिसके आधार पे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, विलियमसन संश्लेषण। लेकिन इसमें आपको टिप्पणी लिखना तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि C2H5Br प्लस C2H5ONA। तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना है टिप्पणी में, रिएक्शन तो सभी लोग लिख लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर यह जो रिएक्शन होता है आपका ये SN2 रिएक्शन होता है। यानी यह जो रिएक्शन होता है विलियमसन संश्लेषण आपका ये 1 स्टेप में होता है। दूसरा इसमें जो विशेष बात है आपका कि ये जो C2H5ONA है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। यानी ये इस पे अटैक करने का काम करता है, किस पर, एल्किल हैलाइड पर, RX पर। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये 1 स्टेप में होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा और किस पे अटैक करेगा, RX पर। तो यहाँ पर अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है तभी विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण होता है, 3 डिग्री है तो नहीं होता है। अगला क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। डी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में आपके क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसमें अगर आप HI से रिएक्शन कराते हैं, NH2OH से रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराते हैं, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, तो अगर आप HI से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है एन हेक्सेन, क्योंकि ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी है। और यहाँ से आपके OH निकल जाते हैं और यहाँ पर ये बनता है आपका CH3 CH2 CH3, यानी ये एन हेक्सेन का निर्माण करेगा। NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन, इससे अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है ऑक्सीन। तो यहाँ पर CHNOH जुड़ जाएगा, यहाँ से H2O निकलता है, यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, और यहाँ पर NO जुड़ जाएगा। से जैसे आप जानते हैं वैसे लिख देंगे, CHOH का होल 4 और CH2OH। तो अगर हाइड्रॉक्सी से रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज का ऑक्सीन, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीन। अगला है ब्रोमीन जल, तो ब्रोमीन जल और HNO3 नाइट्रिक एसिड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। लेकिन जो ब्रोमीन है दुर्बल होता है, तो ये सिर्फ CHO ग्रुप को कन्वर्ट करता है COOH में। सेज जैसे होते हैं इस तरह से इसको आप लिख देते हैं। और जो HNO3 है ये कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसमें जो नीचे का आपका जो प्राथमिक अल्कोहल है वो भी
कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक में बनता है ग्लूकोनिक एसिड, एक में बनता है आपका ग्लूकोसेरिक एसिड, CHOH का होल 4 और CH2OH। तो इस तरह से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला इसमें है एक HCN। तो अगर HCN से इसमें हम रिएक्ट कराते हैं तो ये CHOH का यहाँ पर होल 4, CH2OH, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका ब्रेक होता है, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस, और ये CN को अगर हम ब्रेक करेंगे तो H पे प्लस आ जाएगा और CN पर माइनस। तो यहाँ पर H जोड़ते हैं, यहाँ पर CN। तो ये जो आपका कंपाउंड बनता है इसके कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। तो इस तरह से आप डी ग्लूकोज के रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। और कभी में जैसे पूछ देता है कि कोई ऐसा इक्वेशन बताइए, कोई ऐसा समीकरण बताइए जिसमें ये हो कि कार्बन में 6, मतलब ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन होते हैं, तो आप इस इक्वेशन को या इस समीकरण को लिख सकते हैं। या कभी कभी पूछ देता है कि आप इसमें यह बताइए कि CHO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन से या ब्रोमीन जल से रिएक्शन करा करके इसको हम बता सकते हैं कि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। या हम साइनोहाइड्रिन से भी यानी HCN से भी रिएक्ट करा करके बता सकते हैं कि इसमें आपका आप ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगला क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, तो सब बहुत सामान्य इक्वेशन है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, अभी हम लोग इसकी चर्चा किए। अगला है क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक एसिड, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। तीसरा है क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो जैसे आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर दिया है 623 केल्विन और 300 ATM पर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। तो पहले आपका यहाँ से ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में, ONA। और इसके बाद हम फर्दर फिर से इसका रिएक्शन करा देते हैं जल से अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर ये H प्लस और ये OH माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर बन जाता है ये फिनाल। आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, 2 स्टेप में भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन लेंगे, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे और H2SO4 के ही प्रेजेंस में। पांचवा है, इसको भी आपने कई बार किया होगा, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl और KOH से। कई बार इसकी चर्चा होती रहती है कि आपका अगर यहाँ पर जली है, एक्वस है, तो ये आपका प्रतिस्थापन रिएक्शन होता है, यानी यहाँ से KCl आपका निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा आपका फिनाल, अल्कोहल C2H5OH। और अगर यही C2H5Cl के साथ KOH के साथ आपने यहाँ पर ले लिया एल्कोहलिक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी यहाँ से KCl निकलेगा, ये OH और यहाँ से एक H निकलेगा और ये बन जाएगा C2H4। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
तो यहाँ पर है क्रॉस एल्डाल संघनन। तो इसमें दोनों तरह के पूछे जाते हैं, एल्डाल संघनन भी पूछा जाता है और क्रॉस एल्डाल संघनन भी पूछा जाता है। जब आपका एल्डाल संघनन होगा, एल्डाल कंडेंसेशन, तो यहाँ पर आपके दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, जैसे CH3 CHO, और दूसरा भी मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, CH3 CHO। यहाँ दो आप एल्डिहाइड लेंगे या दो कीटोन लेंगे, दोनों सेम होते हैं, या बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, तो सेम बोलते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। और ये आपका क्या होता है, तनु NaOH के प्रेजेंस में। और यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, क्रॉस एल्डाल। तो क्रॉस एल्डाल में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड का CH3 CHO, CH3 CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका हो सकता है कीटोन का CH3 CO और CH3। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये तनु NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी। कीटोन है तो कीटोन लिखेंगे, एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड लिखेंगे। और यहाँ पर आपका ये CH3, ये C, इसके ऊपर O है, यहाँ पर एक H है, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस पे आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये OH, यहाँ पर क्या बचेगा आपका CH2, ये CO, और यहाँ पर CH3। तो इसे हम बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पर बीटा पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो गया आपका बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डाल संघनन। कभी कभी पूछ देगा अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपका जैसे एक H है तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना कर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगला रिएक्शन है इटार्ड। तो अगर आपका टिप्पणी करने के लिए पूछा है तो आप उसमें उसके बारे में बताएंगे भी और इक्वेशन को भी लिखेंगे। समीकरण तो अनिवार्य है ही, साथ साथ अगर टिप्पणी है 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में टिप्पणी भी लिखेंगे। और केवल अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण पूछा है, तो आप उसका केवल इक्वेशन लिख देंगे। ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन के नीचे उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखेंगे। इटार्ड रिएक्शन, तो यहाँ पर आपका ये टालवीन है क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पर हो सकता है आप इसको रेट, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड CHO। तो आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं या 2 या 3 स्टेप में भी आसानी से लिख सकते हैं। अगला है कैनिन-जारो अभिक्रिया। ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपका। दोनों में एक डिफरेंस ये है कि इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और कैनिन-जारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका HCHO है, तो इसमें आपका एक मॉलिक्यूल का ब्लॉक हो गया। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपकी आगामी परीक्षा के लिए आप सभी भैयाओं को परीक्षा की हार्दिक शुभकामना।